चलिए नमस्कार सभी को। एक बार आप में से कोई भी एक बार अनम्यूट हो करके एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है मेरी। शुभ संध्या सर, आवाज आ रही है। जी। शिखा मैम नमस्कार। आज का ये सेशन स्पेशली आपके लिए ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। आपने काफ़ी पहले मेरे को मैसेज भेजा था कि सर एसिटिल कोलाइन के ऊपर कुछ एक सेशन रखा जाए। तो आज का सेशन शुरू करने के पहले दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि आज का जो सेशन है इसमें मैं दोनों शब्द कहूँगा, प्लीज़ भी और सॉरी भी। प्लीज़ इसलिए कि कृपया ऐसा ना करें, और सॉरी इसलिए कि आज मैं नहीं कर सकता। आज किसी भी पेशेंट के विषय में या किसी भी चीज़ के विषय में क्वेरी ना पूछें। आज एक एजुकेशनल सेशन है जो मैं बताने वाला हूँ। अभी सारे पेशेंट को, न्यूरोथेरेपी को, पॉइंट्स को, फार्मूला को, डिजीज़ को, डायग्नोसिस को, इन सब को अपने दिमाग से बाहर रख करके जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हम सभी के पेशेंट्स को एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सेशन शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग लो, यही सबसे बड़ा चीज़ है। ये पता नहीं क्यों होता है, जब भी हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है। खैर, आवाज़ अभी भी आ रही है मेरी? बीच में अगर आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बीच में शिखा मैम, आपकी ये ड्यूटी मैं बताता हूँ। जब भी मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाए आप एक बार अनम्यूट हो करके मेरे को बता देना कि आवाज़ आपकी कट गई है। क्योंकि ये सही में ये जी पता नहीं, सर। ये सबको बताना भी अच्छा नहीं रहता है। मैंने सबको बता रखा है कि 7 बजे से 8 बजे तक मेरे को कोई कॉल नहीं करना, और हर रोज़ क्लास के टाइम में ही अधिकतर लोगों का कॉल आता है। तो शायद वो जानबूझ के डिस्टर्ब करने की सोचते हैं, या हो सकता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में उनको ज़रूरत पड़ती होगी। चलो, ये चीज़ें हो गई। अभी हम लोग एसिटिल कोलाइन के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी मेरे पास। जैसे मैंने मैसेज में डाला था श्रीधर यूनिवर्सिटी के आरपीएल के विषय में। तो ये आरपीएल का जो है, जिन लोगों ने श्रीधर यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है, सर्टिफाइड हो चुके हैं या एग्ज़ाम दे रखा है, या जो कोर्स कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं और से न्यूरोथेरेपी सीखी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी व्यक्ति से उन्होंने न्यूरोथेरेपी सीख रखा है। यूनिवर्सिटी ने एक चांस दिया है कि आप चाहो तो यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हो सकते हो। इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी आपको कुछ पढ़ाएगी नहीं, बस आपने एग्ज़ाम देना है और सर्टिफाइड होना है। नॉर्मली श्रीधर यूनिवर्सिटी का है कि जो लोग भी डिप्लोमा का कोर्स वहाँ से एडमिशन लेके करते हैं उनकी फ़ी होती है 46,000, 46,000 रुपये। अभी यह है कि अभी यहाँ पे क्लास तो करनी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देना है और सर्टिफिकेशन लेना है। तो एग्ज़ाम और सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने फ़ी रखी है 15,000 रुपये। तो जैसे मैंने मैसेज भेजा था उसमें 2 नंबर है, हमारे जलदाराम के रिसेप्शन का एक नंबर है और एक महक मैम का नंबर है। कभी भी कोई जानकारी लेनी हो इसके विषय में तो आप लोग उस दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस कि व्हाट इज़ एसिटिल कोलाइन। तो एक बार आप में से जिसको भी पता है, थोड़ा सा भी भले क्यों ना पता हो, एक बार बताइए कि आखिर एसिटिल कोलाइन से क्या समझते हैं आप। एसिटिल कोलाइन क्या चीज़ है, क्या करता है? किसी को भी पता हो बताएं। सर, जितना मतलब जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है वैसे, एसिटिल कोलाइन। और जो हमारा स्केलेटल मसल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, तो जब इम्पल्स होता है तो वो इसी एसिटिल कोलाइन
न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही होता है। ओहो, उम्मीद करता हूँ आपने जितना चीज़ बताया है मेरे को तो 50% समझ में आया, बाकी लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। मतलब सर हम दोबारा रिपीट। नहीं, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना। देखिए, हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस नहीं कर रहे कि हमें आचार्य रामचंद्रन जी की क्लास करनी है। वो पूरा एमबीबीएस लेवल का बताते हैं। हमें एमबीबीएस नहीं करना, हमें अपने मरीजों को ठीक करना है। हमें कहीं इसके ऊपर जा कर के भाषण भी नहीं देना है। हमें बस अपने जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए समझना है कि एसिटिलकोलाइन से क्या होता है। मैंने जो लिंक में भेजा था ना, एसिटिलकोलाइन एज पर न्यूरोथेरेपी, नॉट एज पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एज पर न्यूरोथेरेपी हम लोग एसिटिलकोलाइन से क्या समझते हैं एज पर न्यूरोथेरेपी। आपने जो बात बताई वो एकदम 100% एक्यूरेट है शिखा मैम, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से। लेकिन आप समझ सकते हो कि न्यूरोथेरेपी में ये इतनी भारी भरकम शब्द सबको नहीं समझ में आएंगे। तो हम आम भाषा में अगर बात करें तो एसिटिलकोलाइन को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं क्या है एसिटिलकोलाइन? सर जो हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है। अच्छा जी, अजय जी आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? सर सर एसिटलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी में काफ़ी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भूमिका निभाता है, जैसे हृदय का संकुचन वगैरह, मोबिलिटी, इस टाइप की कुछ मेटाबॉलिक रेट्स को भी। इतना ही है सर। चलो, थोड़ा सा शिखा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सर एसिटिलकोलाइन ना, हेलो सर नमस्कार। जी एसिटिलकोलाइन शरीर में जो हमारे क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन का काम करता है सर। एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसमिशन का जो कम्युनिकेशन होता है उसका उसमें काम करता है सर। अच्छा अगर एसिटिलकोलाइन सही है तो वो कम्युनिकेशन में गड़बड़ होती है सर। बॉडी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कम्युनिकेशन का बहुत भूमिका निभाता है सर। एक इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल आप लोग को समझाऊं। आप जी में से सर। कितने लोगों के पास टू व्हीलर है, बाइक है? जिनके पास भी बाइक है तो बाइक के इंजन के ऊपर एक स्पार्क प्लग लगा होता है, उसके ऊपर एक कैप लगी होती है और कैप में से एक वायर निकल करके वो कहीं जाती है। अब मेरे को उतना टेक्निकली नहीं पता है। अगर हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया, स्पार्क प्लग के ऊपर जो कैप लगी हुई है और जिसमें से जो वायर निकला हुआ उसको अगर खींच के हम बाहर भी निकाल देंगे ना, वो काफ़ी दूर पे भी हो जाए तो उनके बीच में एक ब्लू कलर का आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है। ऐसा कभी देखा है क्या आपने किसी ने? जी सर, पहले पहले के स्कूटरों में होता था, बाइक में भी होता है। हाँ, पहले के स्कूटरों में होता था वो जब स्पार्क होते ही रहता था। हमने तार को अलग भी कर दिया, कम से कम 1 सेंटीमीटर दूर भी लेके आ गए, लेकिन फिर भी उसके बीच में से वो ब्लू कलर का स्पार्क जाता था। एक्चुअली एसिटिलकोलाइन यही है। अब थोड़ा सा ये तो मैंने मैकेनिकली समझा दिया बाइक के मामले में, थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के मामले में समझाता हूँ। हमारे बॉडी में सबसे अधिक अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स हैं हमारे बॉडी में, बहुत तरह के सेल होते हैं। लीवर के अंदर हेपाटिक सेल होते हैं, किडनी के अंदर रीनल सेल्स होते हैं, स्किन के ऊपर भी सेल्स होते हैं, हर जगह सेल्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हड्डियों के अंदर ऑस्टियो सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में, या किसी भी, सिर्फ ह्यूमन नहीं, किसी भी एनिमल के बॉडी में सबसे अधिक सेल्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब नर्वस सिस्टम वाले सेल। अभी हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में इलेक्ट्रिसिटी ले जाना है तो कहीं ना कहीं वायर को जॉइंट करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ? हेलो। यस सर।
कभी भी हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में बिजली को ले जाना है तो कहीं ना कहीं तार को ज्वाइंट करना पड़ेगा। न्यूरॉन्स भी यही काम करते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, लेकिन उनके बीच में ज्वाइंट नहीं होता है। थोड़ा सा 1 नैनोमीटर का गैप होता है। तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाती है। जहाँ पे आके एक न्यूरॉन ख़त्म हुआ वो एसिटिलकोलाइन बनाता है, और वो एसिटिलकोलाइन जाके अगले वाले न्यूरॉन को टच करता है, तो फिर वो मैसेज वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सीखा मैम? एसिटिलकोलाइन हार्मोन नहीं है। आपने बताया कि एक केमिकल हार्मोन है, हार्मोन नहीं है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, ये एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। ट्रांसमिट मतलब क्या होना? भेजना। इसलिए इसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, ये काम क्या करता है? तो हमारे नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट है ना। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, फिर उसके अंदर घुसे तो एक होता है सोमेटिक, एक होता है ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो भी काम होते हैं उसको एसिटिलकोलाइन पूरा करता है। अब बात आती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। तो जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे हमने दिमाग में सोचा कि मेरे को दाहिने हाथ की मुट्ठी को बनाना है, तो अभी दिमाग जाके वहाँ पे थोड़े मुट्ठी बनाता है, वो तो मैसेज भेजता है ना कि दाहिने हाथ की सारी उंगलियों को मोड़ के एक मुट्ठी बना लो। तो दिमाग वहाँ पे नहीं जा रहा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसलिए इसको ऑटोनोमस कहते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि एसिटिलकोलाइन वैसी जगह पे ही काम करता है जहाँ पे ऑटोनोमस काम होता है, मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोनोमस याद रहे ना याद रहे, आप लोग ध्यान रखिए। ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक काम होता है ना उसको एसिटिलकोलाइन करता है। फंक्शन समझ में आ गया? अब इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे होता है ये भी समझ लेते हैं। तो इसका फंक्शन अगर फिजिकली हम लोग बात करें देख करके, तो हमारे नर्वस सिस्टम का 2 हिस्सा है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से हर 2 वर्टेब्रे के बीच में जो डिस्क है वहाँ से नर्व निकलती है और कहीं ना कहीं जाती है। कोई चेहरे में जाती है, कोई कान में जाती है, कोई हाथ में आती है, कोई लंग्स में जा रही है, कोई यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है, कोई पैर की तरफ जा रही है। तो ये जो स्पाइन से निकल करके इधर उधर दोनों तरफ जो हमारे नर्व्स जाते हैं इसको पेरिफेरियल कहते हैं। बीच वाला क्या हो गया? दिमाग और स्पाइन, और वहाँ से निकलने वाले जितने भी वायर्स हो गए, जितने भी नर्व्स हो गए, वो पेरिफेरियल होता है। तो एसिटिलकोलाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। बट हाँ, ये वैसी चीज़ों में काम करता है जो ऑटोनोमस होते, ऑटोमेटिक होते हैं। अब ऑटोमेटिक मतलब मान लो मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, मैंने चप्पल जूते वगैरह कुछ भी नहीं पहने, मैं चल के आराम से जा रहा हूँ। सुबह सुबह वॉक पे निकला कि आंखें थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो आचार्य जी ने बताया कि थोड़ा वो ओस में दूब वाली घास पे चला करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो मैंने चलना शुरू किया। अब वो घास के बीच में अचानक एक बबूल का कांटा था, वो मेरे पैर में चुभा। तो ऐसा थोड़े है कि मेरे को पैर में चुभ गया तो मैं फ़ोन करूँगा अजय जी को, चाहे अशोक जी को, चाहे किसी एक को कि सर मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैं क्या करूँ। ऐसा थोड़े होता है। जैसे ही कांटा चुभा ना, वो ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन होता है कि पैर तुरंत वहाँ से ऊपर हट जाता है। ये ऑटोमेटिक काम है, इसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता या हमें सोचना नहीं पड़ता है। कभी जैसे घर पे कुछ खाना बना रहे हैं, सपोज रोटियां बना रहे हैं, रोटियां बनाने के लिए रोटी तो डाल दी तवे पे,
और जैसे ही उसको उलटने के लिए गए तो अंगूठा जो है वो तवे से चिपक गया, जल गया। तो वहाँ पे हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती या सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हाथ को हटाए या नहीं हटाए, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो जो भी चीज़ हमारी मर्जी के बिना होता है वो सारा कुछ ऑटोमेटिक है। तो ये जितने भी ऑटोमेटिक वाले काम हैं ये एसिटिलकोलाइन करता है। तो अभी आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो हमारे शरीर में 90% काम ऑटोमेटिक होता है, 10% काम हमारी मर्जी से होता है। हम कहते हैं ना कि हम सांस ले रहे हैं अपनी मर्जी से, ना, हम सांस अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं। सांस लेना छोड़ना भी एक ऑटोनोमस प्रोग्रेस है। हाँ, उसको हम स्लो या स्पीड कर सकते हैं, हम प्राणायाम द्वारा उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम द्वारा ऐसा थोड़े है कि आज वीरवार को मैंने सांस रोक लिया, अब तो शुक्रवार तक सांस छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मैं इसको स्लो डाउन करूँगा। हाँ ठीक है, मैं सो जाऊँगा या कुछ प्राणायाम करूँगा तो 72 की जगह पे उसको 60 पे लेके आ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि आज एक बार दिल धड़क गया, अब कल अगली बार कल ही धड़केगा, ऐसा नहीं कर सकता मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, मेरे को पता है कि किडनी उस पानी को फिल्टराइज करके, वो जो ब्लड में जाएगा फिल्टराइज करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देगी। मैं कुछ क्रियाओं द्वारा उसको स्लो डाउन कर सकता हूँ, रोक नहीं सकता हूँ कि आज 1 गिलास पानी पिया, अब पेशाब मेरे को कल ही आना चाहिए, नहीं कर सकता मैं। ये सारी चीज़ें ऑटोनोमस होती है। हमारी बॉडी में 90% चीज़ें ऑटोनोमस होती है। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, हमने स्कूल कॉलेज में कई बार किया। हमारी पलकें अक्सर झपकते रहती हैं, हर 1 मिनट में कई बार झपक जाती हैं, तो वो अपने आप झपकती हैं, हम उसको झपकाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, स्कूल कॉलेज में हम लोग कहते थे ना, वो आँख से आँख लड़ाना कि तू मेरे को देखते रह, मैं तेरे को देखते रहूँगा। तो एक प्रैक्टिस के द्वारा हम उसके टाइम को डिले कर सकते हैं। जहाँ हर 10 सेकंड पे झपकना है वहाँ पे 1 मिनट कर सकते हैं, बट उसको रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे आंखें झपके ही ना। तो हमारी बॉडी में पूरा ये जितने सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, इसमें समझने की ये बात है कि हमारी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो ऑटोनोमस होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सोमेटिक होती है, जो हमारी इच्छा से चलती है। अधिकतर चीज़ें ऑटोनोमस होती है और हर ऑटोनोमस फंक्शन को पूरा करने में एसिटिलकोलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब ये एसिटिलकोलाइन के बारे में समझ में आया, थोड़ा सा अब केमिस्ट्री भी बता देता हूँ। हालांकि ये अपने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डिप्लोमा वाले लोग जुड़े हुए होंगे तो उनके लिए काम की बात है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एसिटिलकोलाइन। एसिटिलकोलाइन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिल के बना है। नॉर्मली हर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अमीनो एसिड से बना होता है। हर न्यूरोट्रांसमीटर अमीनो एसिड से बनता है, सिर्फ एसिटिलकोलाइन को छोड़ करके। एसिटिलकोलाइन एक ऐसा चीज़ है जो एसिटिक एसिड और कोलाइन से मिलके बनता है। ये जो मैंने मीटिंग का जो लिंक भेजा था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में जितने भी वाइट चीज़ें दिखाई दे रही थी वो सारा हाइड्रोजन था। जितने भी ब्लैक चीज़ें दिखाई दे रही थी वो सारे कार्बन थे। जो ब्लू रंग का चीज़ था वो नाइट्रोजन था, और जो रेड कलर का था, 2 जगह पे रेड कलर भी दिखा होगा, वो ऑक्सीजन था। तो ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इसमें मेनली क्या है, एसिटिक एसिड है और कोलाइन है, इन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक बार अगर किसी को डिप्लोमा का एग्ज़ाम देना है, खास करके अगर किसी को RPL में आना है यूनिवर्सिटी का, तो पिक्चर एक बार देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन सा तत्व, कौन कौन सा एलिमेंट है। उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारा क्वेश्चन में आ सकता है। चलो उससे अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी एसिटिलकोलाइन के बारे में हमने इतना सारा चीज़ समझा, तो
अगर एसिटिलकोलाइन अगर ठीक तरीके से ना बने तो हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अभी इतने देर तक मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन बताया उसके हिसाब से बताओ, अगर मेरे शरीर में एसिटिलकोलाइन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है तो मेरे में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सर फंक्शंस रुक जाएंगे, जो ऑटोमेटिक फंक्शन है सारों में दिक्कत आएगी। गोल गोल बात आगे नहीं, पीछे हो गोल गोल जाएंगे। बात नहीं, कौन से फंक्शन रुक जाएंगे। मेरे को भूख, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए। एक मिनट रुकिए अजय जी, क्या मेरे को भूख लगना कम हो जाएगा। ऑटोनोमस सिस्टम बंद हो जाएगी। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ सकता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। भूख तो जैसी लग रही थी वैसी लगेगी, क्योंकि ये ऑटोनोमस नहीं है, सोमेटिक है। सर आई ब्लिंकिंग कम हो जाएगी। हाँ, आई ब्लिंकिंग कम हो श्वास लेने जाएगी। में दिक्कत आ जाएगी सर। हाँ, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी और मसल्स में भी वीकनेस आ जाएगी। मसल्स का। हाँ, अब जो बात आते हैं, जो शिखा मैम ने बताया कि मेटाबॉलिज्म में भी फर्क पड़ेगा सर या नहीं पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म में दूसरी तरह से फ़र्क पड़ेगा। देखो, ये जैसे अभी अजय जी ने बताया ना कि भूख कम लगेगी, भूख कम नहीं लगेगी। मैं खाऊंगा उतना ही, डाइजेस्ट भी होगा, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद जैसे ग्लूकोज बना या अमीनो एसिड बना या फैटी एसिड बना या विटामिन्स है, मिनरल्स है, उनको लीवर तक तो पहुंचा दिया गया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब वहाँ से ऑटोनोमस चीज़ शुरू होता है कि अगर किसी मेरे मसल्स को रिपेयर की ज़रूरत है और उसको अमीनो एसिड की ज़रूरत है, तो वो तो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, वो थोड़े लीवर को सिग्नल भेजेगा, वो तो ब्रेन को भेजेगा कि भैया मेरे को अमीनो एसिड की ज़रूरत है, मेरे को मसल रिपेयरिंग करना है। तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है लीवर को कहेगा कि भैया अमीनो एसिड भेज दो। तो इन चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और क्या क्या दिक्कत आएगा। सबसे मेन दिक्कत मेरे को बताइए क्या आ सकता है, सबसे प्रमुख। ये सब तो बातें हो गई छोटी मोटी, ठीक है। सबसे मेन क्या दिक्कत आएगा न्यूरोथेरेपी के हिसाब से, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए इसीलिए हमें लिखने में दिक्कत हो, क्या चीज़ में, जैसे हम लिखते हैं और हाथ से, हाँ ये राइट, जैसे हम लिखते हैं कोई शब्द लिख रहे हैं तो हमसे ना लिखा जाए या कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप से महेंद्र प्रताप जी एकदम बिल्कुल अच्छी बात बताया आपने। इसको राइटर क्रैम्प्स कहते हैं। लिखते लिखते हाथ एक जगह रुक जाते हैं, रुक जाते हैं और सर मतलब कुछ लिखा ही नहीं जाता हमसे, जो लिख रहे हैं लिख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, एसिटिलकोलाइन अगर कम बने या ना बने तो ये दिक्कत आएगी। और क्या दिक्कत आ सकती है। और सर हमारे हाथ पैर भी जैसे हम कहीं टच कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारे हाथ पे कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप गर्म तवे पे हाथ रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाथ जल रहा है, लेकिन हाथ को वहाँ से हटाना है, ये भले हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे। आपको पता तो चलेगा कि जल रहा है। जैसे अभी किसी को पैरालिसिस हो गया तो उसमें भी क्या होता है, एसिटिलकोलाइन की कमी हो जाती है। पैरालिसिस में हम लोग मल्टी हेपरिन देते हैं ना, 15 लेफ्ट मेडुला। क्यों देते हैं? क्योंकि एसिटिलकोलाइन की कमी। हमको पता है कि मेरे पैर में आकर के मच्छर खा रहा है, लेकिन हम अपने पैर को हटा नहीं पाते। पता तो चलता है कि मच्छर खा रहा है, लेकिन उसको हटा नहीं पाते हैं। ना तो मच्छर को हटा पाते हैं और ना ही पैर को हटा पाते हैं। चीज़ें तो हमें सब पता चलेगी, लेकिन हमें जो करना है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम कोमा में चल जाते हैं, इस टाइप से नहीं होता सर? नहीं, कोमा तो अलग बात हो गया, उसमें तो पता भी नहीं चलता है और कर भी नहीं पाते हैं। कोमा एक अलग चीज़ है, फिर आप दूसरे लाइन में चले गए। कोमा की बात इसमें नहीं आएगी। कोमा तो एक एकदम बिल्कुल कोमा हो गया, बेहोशी हो गया, उसमें तो ना पता चलता है और ना ही कुछ करते हैं। एसिटिलकोलाइन वाली बात को ध्यान से एसिटिलकोलाइन वाले की बात को ध्यान से सुनिए। हमें पता चलेगा लेकिन हम कर कुछ नहीं पाएंगे। सपोज मेरे को किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया तो मेरे को पता तो चलेगा ना कि एक थप्पड़ लगा दिया, लेकिन उसके रिएक्शन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसी चीज़ें अगर होती है तो समझ लीजिए एसिटिलकोलाइन की कमी है। खैर, तो जो मैं सवाल पूछा था कि और क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसका सटीक जवाब अभी आप लोगों में से किसी ने भी नहीं दिया।
एक चीज़ जो सबसे पहले ही बात हुई थी कि एसिटिल कोलाइन है क्या, हार्मोन है, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइम है, क्या है? एसिटिल कोलाइन क्या चीज़ है? ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें दो वर्ड है, न्यूरो और ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब ब्रेन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ, ट्रांसमीटर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। दैट मीन्स जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एक इंसान के शरीर में, जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, चाहे वो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो, चाहे पार्किंसन डिसऑर्डर हो, चाहे माइस्थेनिया ग्रेविस हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे अल्जाइमर्स डिसीज हो, जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़े हुए डिजीज होते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिजीज होते हैं, उन सब में चाइल्ड भी सर नहीं, सीपी चाइल्ड का दिमाग तो एकदम सही रहता है, उसके सारे नर्व एकदम ठीक रहते हैं। ये सीपी चाइल्ड में बच्चे की गड़बड़ नहीं होती, उसकी माँ की गड़बड़ होती है, उसके डॉक्टर की गड़बड़ होती है। हाँ, डॉक्टर की होती है सर। हाँ, सीपी चाइल्ड जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर के कारण नहीं होता है। लेकिन ठीक है सर, देखिए मेरी वो बच्चे बेचारे वो मूवमेंट कम होती है ना, हाथ पैर नहीं अच्छा पीयूष, अभी मैंने पहले बताया था कि आज हम लोग क्वेरी के सेशन नहीं कर रहे, क्वेरी का सेशन हम लोग बाद में करेंगे, आज एसिटिल कोलाइन के बारे में कर रहे हैं। इसके लिए बात कर लें, नहीं तो फिर समय समाप्त हो जाएगा, फिर बात अधूरी रह जाएगी। नहीं सर, वो मतलब इसी से रिलेटेड ही पूछ रहा था मैं, सीपी के लिए नहीं पूछ रहा था। सीपी नहीं, सीपी ठीक है, ये उसमें ये एसिटिल कोलाइन की दिक्कत नहीं है। समझिए चीज़ को कि जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एसिटिल कोलाइन की दिक्कत है। जैसे मैं आपने वो फिल्म देखी है, कौन सा फिल्म है शाहरुख खान की, डर फिल्म देखी है? नहीं सर। किसी ने नहीं देखी? देखिए सर, मैंने देखी है सर, बताओ। अच्छा, उसमें वो हर बार किरण बोलना चाहता है। हाँ, हाँ, तुतलाहट, ये तुतलाहट नहीं, स्टैमरिंग कहते हैं, हकलाहट। वो हकला जाता है, रुक जाता है बोलते बोलते, मतलब वो जो चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। वो किरण बोलना चाह रहा है, लेकिन किरण की जगह उसके मुंह से किरण निकल रहा है। अभी जैसे महेंद्र जी ने बताया, मैं अपना सिग्नेचर करना चाह रहा हूँ बैंक के चेक पे। सिग्नेचर तो एक ऐसा चीज़ है कि आदमी आंख बंद करके भी कर दे, लेकिन वो आंख खोल के भी नहीं कर पा रहा है, राइटर्स क्रैम्प्स। तो ये एसिटिल कोलाइन के कारण हो रहा है। अस्थमा नाम सुना है आपने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्थमा नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी। अस्थमा में हम सांस को बाहर छोड़ना चाह रहे हैं, हम तो चाह ही रहे हैं छोड़ना, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे एसिटिल कोलाइन की गड़बड़ी है। ब्रोंकाइटिस, हम सांस को अंदर लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एसिटिल कोलाइन की गड़बड़ी है। एक जो अजय जी ने पहली बात बताया कि भूख ना लगना, तो वो एक अलग बात है। भूख नहीं लग रहा तो फिर नहीं लग रहा, तो फिर तो हम खाना चाहेंगे भी नहीं। लेकिन अगर मेरे को भूख लग रही है, हम खाना चाह रहे हैं, लेकिन गले से निगल नहीं पा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में होता है, वो निगलने का प्रोसेस जो होता है ना, वो नहीं हो पाता है, तो ये एसिटिल कोलाइन के लिए, एसिटिल कोलाइन के कारण हो रहा है। तो यही ध्यान रखना, जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमें करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एसिटिल कोलाइन की कमी है। और आप देखोगे ध्यान से कि 90% प्रॉब्लम मनुष्य में जो आती है, या आप में से जितने लोग भी मरीजों को देखते हो, ट्रीटमेंट देते हो, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 90% लोगों में यही दिक्कत होती है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे। वो सीधे खड़े होना चाह रहे हैं, लेकिन उनके कमर में इतना खिंचाव आ जा रहा है ना कि वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मेरे को डिस्क बल्जिंग हो गया है, साइटिका हो गया है।
कोई बंदा अपने पैर को मोड़ करके अपनी एड़ी को अपने हिप के साथ टच करना चाहता है, लेकिन उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण वो नीज में इतना इन्फ्लामेशन हो गया है कि वो एड़ी को हिप तक टच नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है कि मेरे को करना है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें मैंने बताई, इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं भी ऐसा कोई मरीज हमारे पास आता है जो चाह के भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की बात, वो बंदे को प्रेशर आ गया है, उसको लगता है कि अभी मेरे को प्रेशर रिलीज करना चाहिए, वो चाह रहा है कि मेरा प्रेशर रिलीज हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी एसिटिलकोलाइन का गड़बड़ी है। तो जहाँ भी कोई बंदा कोई चीज़ चाह रहा है और नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एसिटिलकोलाइन की गड़बड़ी है, और वहाँ पे हमें 15 मेडुला देना ही पड़ेगा। क्यों 15 मेडुला देना पड़ेगा? 15 मेडुला क्यों देना पड़ेगा? बोलने के लिए सर, हाँ, एक्टिव करने के लिए। ये 15 मेडुला ये होता है हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करके एसिटिलकोलाइन बनाता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एसिटिलकोलाइन के विषय में जो छोटी सी हमारी डिस्कशन हुई आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी इसका एक्चुअली क्या था ना कि मैं जब अभी देख रहा था पिछले 8-10 दिनों से, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा मैंने वो पेज बना रखा था, तो मेरे को लगा इतना लंबा चौड़ा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। अपन को ऐसी बात करनी है जो सबको समझ में आ जाए। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि ये सब बातें करके फ़ायदा नहीं है, ये है वो, जो चीज़ें जो अभी तक मैंने बात बताई कि जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एसिटिलकोलाइन की कमी है। बस सिंपल सीधा एक लाइन में। कई बच्चे होते हैं पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, और कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने का मन तो है लेकिन उनको याद नहीं होता है। कई बच्चे हैं उनको याद तो हो जाता है, समय पे याद नहीं आता है, लिख नहीं पाते, इसका मतलब उनके अंदर भी एसिटिलकोलाइन की कमी है। तो ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे एसिटिलकोलाइन की कमी है, और वैसे जगह पे हमें 15 मेडुला 3 बार देना ही देना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट दीजिए। हेलो, क्या आवाज़ कट गई है क्या मेरी? एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। पीयूष जी देखो, जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एसिटिलकोलाइन की कमी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहता हूँ और नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर एसिटिलकोलाइन की कमी है, वैसे जगह पे नहीं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ शरीर के ऊपर। चाहते तो बहुत सारी है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, सारा कुछ थोड़े कर पाते हैं, लेकिन अपने शरीर से जुड़ा हुआ हम चाहते हैं सांस लेना और नहीं ले पा रहे हैं, एसिटिलकोलाइन कम है। हम चाहते हैं हाथ हिलाना, नहीं हिला पा रहे हैं, एसिटिलकोलाइन कम है। हम चाहते हैं पैर हिलाना, नहीं हिला पा रहे हैं, एसिटिलकोलाइन कम है। हम चाहते हैं कोई चीज़ पढ़ के याद रखना, नहीं याद रख पा रहे हैं, तो एसिटिलकोलाइन कम है। ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, बस अब समय समाप्त होने वाला है और 3 मिनट ही बचा है। जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अभी शुरुआत में मैंने आरपीएल के बारे में बताया, जो लोग आरपीएल में ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है। बाकी जो लोग आरपीएल में नहीं भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो जैसा कि हमारा आयुष्मान भवा का हर साल फेलोशिप का सेशन चलता है पूरे 12 महीने का, तो वो तो अपना रहेगा ही। अभी जैसे ये 31 दिसंबर को हम लोग जो भी ये मीटिंग में बात कर रहे हैं, ये 31 दिसंबर तक का है। 31 दिसंबर के बाद फिर ये समाप्त हो जाएगा। 1 जनवरी से लेके अगले 31 दिसंबर 2024 तक फिर नया फेलोशिप स्टार्ट होगा। तो उसमें जितने लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एक बार आप लोग मेरे को पहले से कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में मैंने देखा क्या है कि अभी मीटिंग में जैसे काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना, तो जब हम लोग क्वेरी सेशन भी करते हैं तो कई बार मैंने देखा कि अगर 8 लोग की भी क्वेरी है तो वो पूरी नहीं हो पाती है। 4-5 लोगों की पूरी होते होते तक फिर रुक जाती है।
तो इसलिए मैंने सोचा है कि हर एक अलग अलग बैच बना करके उनका डेट और टाइम अलग अलग रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने लोग भी नेक्स्ट ईयर फेलोशिप में साथ में रहना चाहें, एक बार मेरे को पहले से आप लोग उसको कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी तो ये हो क्या चीज़। हेलो हेलो जी महेंद्र जी बताएं। हेलो जी बताएं। सर एक पेशेंट आया मेरे पास तो वो हाथ से बिल्कुल नहीं लिख पा रहा है और नहीं कुछ लिख रहा तो बस खाली महेंद्र जी मैंने पहले ही बोला आज क्वेरी के लिए सेशन नहीं, क्वेरी का सेशन हम लोग कल रखेंगे। जैसे पिछले ओके सर कल ओके जो था डायबिटीज़ के ऊपर था, आज हमने ये एसिटिलकोलाइन के ऊपर रखा, क्योंकि ये दो टॉपिक जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बता रखा था, तो इसलिए ये करना था। क्वेरी का सेशन कल कर लेंगे। और जैसे हम लोग दिसंबर में सेशन स्टार्ट करेंगे फेलोशिप का जो भी डिटेल्स होता है ये मैं आप सभी को भेज दूंगा। और अगला जो हमारा फेलोशिप का सेशन होगा इसमें बहुत सारे कमाल के लोग जुड़ने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन देना ठीक नहीं है, जैसे क्लास का प्रारंभ होगा उस समय बताऊंगा मैं। तो कहीं ज़्यादा कमाल के तो नहीं हो जाए सर। सर एक बात हो। हेलो सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे आप? कहाँ पर आना मुझे? नोएडा सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे जल्दाराम का सेंटर है, वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है सर ठीक है। और पीयूष जी ज़्यादा कमाल के तो होंगे ही, क्योंकि 2020 से लेकर के अभी 2023 हर साल हम लोग फेलोशिप का प्रोग्राम करते हैं और हर साल पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही कमाल के लोग आते हैं। तो इस साल जो 2023 अब बीतने वाला है तो जाहिर सी बात है 2024 में भी अब 2023 से कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। सर उसकी फीस क्या रहेगी? वो सारा कुछ डिटेल्स में 1-2 दिन में मैसेज बना के आप सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके तो अभी जो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते कल सर। वाली क्वेरी की वीडियो भेजना। कल वाली क्वेरी की वीडियो? हाँ सर कल ऑन ही नहीं हुआ हमारा तो नेट। अच्छा कल क्वेरी कहाँ था? कल तो वो डायबिटीज़ के ऊपर था और कल वाली रिकॉर्ड भी नहीं हुई। अभी वाली तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी गारंटी नहीं बोल सकता कि मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास तो दिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक काम करते, सुनो कल वाली सुनिए मेरी बात सुनिए। कल डायबिटीज़ वाली जो क्लास थी ना वो मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं हुई है और बहुत कम 3-4 लोग